Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ओवरव्यू स्ट्रक्चर पढ़ा था सिर्फ, ठीक है, कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड। आज मैं डायग्रामेटिक वे में पढ़ूंगी। वैसे मेरा डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इससे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं सारे पार्ट्स के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ये जो मैंने पार्ट बनाया है ये, ठीक है, ये भाग क्या है, नाक है, और नाक के ये दो छिद्र होते हैं, ये दो छिद्र हैं, ओके। और ये क्या है, हमारा मुख है जिसके थ्रू हम फूड को लेंगे, ठीक है, भोजन को लेंगे। और ये फूड और जो हमारा भोजन है आगे आके इस पार्ट को क्या बोलेंगे, यानी इस वाले भाग को ग्रसनी बोलेंगे। ये आहार नाल हमारी आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं वायु नली यानी कि विंड पाइप, और दूसरे को बोलते हैं ग्रास नली जिसको बोला जाता है ओएसोफेगस, ठीक है। और ये ओएसोफेगस आगे जाके एक जे शेप्ड के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और जिसका नाम है आमाशय या स्टोमक। ये आमाशय एक आगे जाके सी शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आगे जाके सी शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और जिसे बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे करके फिर ये बड़ी आंत से ऐसे, ठीक है, ये बड़ी आंत क्या होती है, ये छोटी आंत को ऐसे घेरे होती है। तो ये बड़ी आंत ऐसे, फिर इसके थ्रू क्या होता है आगे सबसे लास्ट पार्ट इसका है रेक्टम। उसके थ्रू जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। और ये है अग्न्याशय पैनक्रियास, ये है लीवर और यानी कि यकृत, और ये है पित्ताशय। अब चलिए समझते हैं। देखिए, मैं जो वायु है ना उसको बबल्स के फॉर्म में दिखाऊंगी और जो फूड है उसको डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ब्लैक यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, नोस्ट्रिल के थ्रू वायु लेते हैं। नोस्ट्रिल मतलब नाक के जो छिद्र हैं, तो ये मैं बबल्स के फॉर्म में दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये हुआ बबल्स के फॉर्म में हमने वायु ली और भोजन को मुख के थ्रू लेते हैं, ठीक है। भोजन कहाँ, ये इसको मैं डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाऊंगी। तो देखिए, हमारा भोजन जो मुख से होते हुए कहाँ आता है, ग्रसनी में आता है। ये वायु भी ऐसे ही है, ये भी नाक से होते कहाँ आती है, ग्रसनी में आएगी, ठीक है। और ये भोजन आगे जाके और ये ग्रसनी में आया, ठीक है। तो एक चीज़ सोचिए, अभी हमारा ये है फूड, ठीक है, ये हमारा भोजन है और ये है वायु। तो एक चीज़ सोचिए यहाँ पे कि ग्रसनी में एयर भी आ रही है, वायु भी आ रही है, ठीक है, और भोजन भी आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि भोजन कहाँ जाए, इस ग्रास नली से होते हुए पेट में चला जाए, हमारे पेट मतलब आमाशय, ठीक है। और वायु हम चाहते हैं कि वायु नली में जाए, लेकिन यहाँ ये भी तो हो सकता है, दिमाग में आएगा ज़रूर, कि जो हमने खाना खाया है या भोजन हमने जो ग्रहण किया है वो यहाँ से होते हुए यहाँ ना जाकर यहाँ चला जाए, यानी कि वायु नली में चला जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहली ये चीज़। दूसरी चीज़, जो मैंने खाना खाया वो यहाँ भी तो कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ से नाक से होते हुए बाहर निकल है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक थोड़ा मैं डार्क कर दूँ तो दिखे आप लोगों को। ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, यवला, ठीक है। और ये करता क्या है यवला, यवला
ये भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकता है। ठीक है, चलो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कभी शीशे के सामने जाना और अपने मुख को खोलना, ठीक है, माउथ ओपन करना, तो देखोगे कि एक वी शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, जिसे सामान्यतः आप लोगों ने टॉन्सिल के नाम से सुना होगा, बट आपको बताएं रियल नेम उसका टॉन्सिल नहीं होता है, उसको बोलते हैं यवुला। टॉन्सिल क्या होता है आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये वी शेप स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पे ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये होता है यवुला और इसको बोलते हैं टॉन्सिल। ठीक है, ये है टॉन्सिल, तो वो टॉन्सिल नहीं होता है। अब यहाँ की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब देखिए, अब यहाँ से वायु जैसे हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जैसे हम खाने को निगलते हैं, जो भी मेरा भोजन होता है, जो भी खाते जब निगलते हैं ना तो सांस नहीं लेते, पानी जैसे ही अंदर जाता है ना इसके थ्रू तो सांस नहीं लेते हैं। यही यवुला क्या करता है, बंद कर देता है उस रास्ते को, ताकि भोजन पहले जाए, जब भोजन चला जाएगा उसके बाद सांस वाला प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखिए यहाँ आया हमारा फूड और यहाँ आई एयर। अब भाई रास्ते दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग कैसे हों, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ छल्ले के आकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, छल्ले के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। चलिए एपिग्लॉटिस को हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक है, कुछ लोग एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है, भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है। ठीक है, भोजन को वायु नली में जाने से कौन, एपिग्लॉटिस रोकता है। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि जब हम भोजन को लेते हैं तो यहाँ पे एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये बंद हो जाता है नाक का छिद्र और नाक में हमारा भोजन नहीं जाता है, और यह ग्रसनी से होते हुए कहाँ, यहाँ पर जब आता है तो ये वाला छिद्र बंद हो जाता है, जिसके कारण ये ओपन हो जाता है और हमारा भोजन इस ग्रसनी से होते हुए आमाशय में आता है। ठीक है, तो एक और आपने इस जगह पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो ग्रसनी वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, वायु और भोजन दोनों का संवहन करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हमारे आहार नाल का कौन सा पार्ट ऐसा है, कौन सा अंग ऐसा है जो वायु और भोजन दोनों का संवहन करता है, एक साथ नहीं करता है लेकिन उस रास्ते से होकर दोनों गुजरते हैं, तो वो होता है ग्रसनी। तो इसके आगे आप लिख लीजिए वायु प्लस भोजन दोनों का क्या, संवहन। ठीक है, दोनों का संवहन ग्रसनी करती है। ठीक है, अब वो वाला जो भी ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि यवुला क्या होता है, ग्रसनी में ये सारा सिस्टम। फिर आगे देखिए, इस ग्रास नली से होते हुए हमारा भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। तो आमाशय में देखिए, हम भोजन की बात करें तो रोटी दाल चावल यहाँ नहीं बोलेंगे, साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेनली इन्हीं का डाइजेशन होता है। वाटर, मिनरल और विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या क्या पहुँचे, कार्बोहाइड्रेट को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटीन को पी से और फैट। ठीक है, और यहाँ पे वाटर, मिनरल और विटामिन। ठीक है, तो आप
आपको मैंने जब इसके ओवरव्यू को बताया था तो हमने ये बताया था कि आमाशय में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन होता है, यानी कि 70% प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। उसका कारण क्या है? यहाँ पर 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे बिकॉज है, ठीक है। यहाँ पे 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पेप्सिन, ठीक है, दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन सामान्य प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनका पाचन करते हैं, और रेनिन जो होता है वो केसिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। रेनिन एंजाइम केसिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। केसिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, और ये केसिन प्रोटीन पाई किस में जाती है? तो दूध में, और यही कारण है कि सफ़ेद रंग इसका होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन आमाशय में नहीं होता है, ठीक है। ओनली प्रोटीन का पाचन होता है। 70% प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। उसका कारण क्या है? यहाँ पे 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन, ठीक है। पेप्सिन सिंपल टाइप्स के जो भी प्रोटीन होते हैं उनका डाइजेशन करता है, और रेनिन केसिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और केसिन प्रोटीन पाई किस में जाती है? दूध में, और दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण ही। इस प्रकार यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेगा कि पेप्सिन किसका पाचन करता है, यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए प्रोटीन का पाचन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस अंग में होता है, या आहार नाल के किस अंग में होता है, तो वो है आमाशय यानी कि स्टोमक। इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है पूछा जाए? पेप्सिन और रेनिन। और पेप्सिन सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करते हैं, रेनिन की बात करी जाती है केसिन प्रोटीन के पाचन का करते हैं, ठीक है। और केसिन प्रोटीन पाई किस में जाती है? तो दूध में पाई जाती है, और दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो ये केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए 70% यहाँ हो गया। अब ये हमारा फूड जो है ये यहाँ से होते हुए अब आमाशय की बात है वो ख़त्म होती है। अब आगे आते हैं। आगे ये एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत। अब यहाँ पे ये हमारा कार्बन प्रोटीन। अब प्रोटीन हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 70% हुआ है, अभी 30% बाकी है, ठीक है। और आगे फैट, और यहाँ अपना वाटर मॉलिक्यूल, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये हो गए। तो देखिए जो छोटी आंत है ना, इसके पास अपना कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई भी एंजाइम नहीं होता है जिसके थ्रू इनका पाचन कर सके। इसका तो वैसे भी नहीं होता, इनका पाचन कर सके। तो अब यहाँ पे क्या होता है? हमारी आहार नाल फेल हो जाती है, असहाय हो जाती है। तो मैंने जब ओवरव्यू इसका बताया था तो बताया था ना, जो सहायक पाचक अंग होते हैं वो डायरेक्टली तो काम में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं डाइजेशन में। तो सहायक अंग कौन कौन से बताए थे मैंने? अग्नाशय, लीवर, पित्ताशय हो गया, और एक अपेंडिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही सहायक अंग काम में आएंगे छोटी आंत में डाइजेशन करने के लिए। तो देखिए जो ये अग्नाशय है, इसके इधर राइट साइड में अग्नाशय प्रेजेंट होता है, और इधर लीवर और पित्ताशय प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये छोटी आंत है, छोटी आंत के राइट साइड में अग्नाशय है। अग्नाशय क्या करता है? देखिए अग्नाशय सबसे पहला एंजाइम बनाता है एमाइलेज एंजाइम बनाता है, और ये एमाइलेज मैं मिटा दूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ लिख देते हैं, सफ़ेद रंग क्यों होता है। और ये एमाइलेज किसका पाचन कर देता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो भाई इनका काम तो हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। और उसके बाद
दूसरा एंजाइम बनाता है अग्नाशय ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? बचे हुए 30% प्रोटीन का। बचे हुए 30% प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। फिर अग्नाशय जो है वो लाइपेज एंजाइम बनाता है, और ये लाइपेज एंजाइम जब इस फैट के पास पहुंचता है, ठीक है, इसको देखता है तो ये क्या करता है? मना कर देता है कि मैं फैट का पाचन नहीं करूँगा। तो भाई पूछा जाता है क्या कारण है, आप क्यों नहीं करेंगे फैट का पाचन? तो बोलता है सबसे पहले आप इसको जल में घुलनशील बनाओ, फैट को जल में घुलनशील बनाओ, तब हम क्या करेंगे? फैट का पाचन करेंगे। तो ये सही बात है कि जो फैट है वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। फैट मतलब ऑयली चीज़ें, ऑयल को जब हम पानी में डालते हैं ना तो वो घुलते नहीं है, ठीक है। तो ऑयल पानी में नहीं घुलता है, यानी तेल जो होता है ना, तेली पदार्थ, वो पानी में नहीं घुलते हैं। तो यही कारण है कि लाइपेज मना कर देता है कि मैं इसका पाचन नहीं करूँगा। सबसे पहले क्या करो? इसको वाटर में सॉल्युबल बनाओ, जल में घुलनशील बनाओ। तो अब यहाँ पे समस्या खड़ी हो जाती है, सारा आहार नाल सिस्टम परेशान हो जाता है, ठीक है। तो लीवर ये सारी चीज़ें देखता रहता है, तो वो बोलता है ठीक है, इस प्रोटीन का काम तमाम करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए वो चीज़ क्या है। ये लीवर क्या करता है? ये लीवर क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। दिख रहा है आपको? पित्त रस का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं? बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस बोलते हैं। और ये पित्त रस कहाँ जाके स्टोर होता है? ये है पित्त रस, यहाँ पे ये स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर होता है। ये पित्त रस जाके कहाँ स्टोर होता है? तो ये स्टोर होता है पित्ताशय में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है लीवर में, और ये इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पित्त रस कहाँ पे इकट्ठा होता है, कौन निर्माण करता है। तो देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो पित्त धन आशय, यानी कि जहाँ पे पित्त का आशय, ठीक है, पित्त जहाँ पर जाके रहेगा, निवास करेगा, वही क्या कहलाएगा? पित्ताशय। यानी कि पित्त रस जो है, बाइल जूस, वो कहाँ पे स्टोर होता है? ये पित्ताशय में, और बनाता कौन है? लीवर। ये बाइल जूस आगे यहाँ जाता है छोटी आंत में, और ये जाके इसको क्या कर देता है? फैट को वाटर सॉल्युबल बना देता है, या बोल सकते हैं यहाँ पे हम घुलनशील, ठीक है, क्या कर देता है? घुलनशील बना देता है। अब ये जब घुलनशील हो जाता है तो इस प्रक्रिया को आप लोगों ने पढ़ा होगा, पायसीकरण बोलते हैं, पायसीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं एमल्सिफिकेशन, ठीक है। जब फैट वाटर में घुलनशील हो जाता है, जल में घुलनशील हो जाता है, तब लाइपेज क्या करता है? वर्क करता है अपना, ठीक है। तो ये लाइपेज एंजाइम तब आगे जाके फैट का डाइजेशन कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, बचे हुए 30% प्रोटीन का पाचन होता है। तो आपने देखा छोटी आंत में क्या हुआ? इतने सारी चीज़ों का पाचन हुआ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट वैसे हैं तीन ही, लेकिन तीनों का पाचन यहाँ हुआ है। इसका मतलब यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाचन जो कहाँ होता है? वो छोटी आंत में होता है। इसके आगे लिख सकते हैं आप, सर्वाधिक मात्रा में पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब छोटी आंत की सारी बात हो गई। अब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, फैट का पाचन हो गया, ठीक है। उसके बाद फैट चेंज किस में हो जाता है? फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में,
कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और ये सारे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आगे जाके यहाँ आते हैं और इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अवशोषण होता है। सिंपल मॉलिक्यूल जो भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुए इनका क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और जो भी पदार्थ, जो भी हमने भोज्य पदार्थ खाया, वो जो नहीं डाइजेस्ट होता है ना, वो इसके ऐसे होते हुए, ये हमारी बड़ी आंत है, इससे होते हुए इसके सबसे लास्ट पार्ट यहाँ है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, रेक्टम को मलाशय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के थ्रू बाहर निकल जाता है। सो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक वे में कैसे समझा जाए वो मैंने आपको समझाया। एक बार और समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम क्या करते हैं, मुख के थ्रू भोजन को लेते हैं और वायु नाक के थ्रू आती है, तो हमारा भोजन नाक में ना जाए। ठीक है, नाक के थ्रू बाहर ना आए, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, एक वी शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, यवला। और ये करता क्या है कि जो हमने भोजन ग्रहण किया है ना, वो नाक के थ्रू बाहर ना आए। ठीक है, नाक के छिद्र में ना पहुँचे। ठीक है, उसके बाद ये भोजन यहाँ से होते यहाँ आता है ग्रसनी में, और ग्रसनी में आने के बाद यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस क्या करता है, हमारा जो भोजन है वो किसमें, वायु नली में ना जाए, इसके लिए यहाँ पे छल्ले के टाइप के स्ट्रक्चर संरचना बनी होती है, और जब ये भोजन यहाँ आता है तो ये बंद हो जाता है और ये ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू भोजन हमारे कहाँ आता है, जहाँ हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं हमारा भोजन ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में पहुँचे, तो हमारा भोजन यहाँ से होते हुए आमाशय में पहुँच जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट याद करने की क्या ज़रूरत आवश्यकता है कि जो हमारा भोजन और हमारी वायु, ठीक है, वायु और भोजन आहार नाल के किस पार्ट से, कौन सा ऐसा अंग है जिससे भोजन और वायु दोनों का संवहन होता है, तो वो होता है ग्रसनी। ठीक है, अब आगे हमारा भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली से होते, यहाँ तो कोई पाचन नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी यहाँ पे एंजाइम नहीं होता है। ग्रास नली में भी कोई पाचन नहीं होता है, वहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता है। फिर हमारा भोजन स्टोमक में आता है। अब भोजन मतलब ऐसे दाल चावल रोटी वाला नहीं, जो हम साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो भोजन हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स ... 6 उसमें मैंने बताया था, तो सिर्फ उसी के फॉर्म में हम लेते हैं। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। देखिए, इनका तो पाचन होना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। इनका पाचन होना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जटिल अणु है। ठीक है, तो इनका पाचन होता है, तो ये है आमाशय। ठीक है, आमाशय में ओनली किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो सबसे ज़्यादा पाचन किसमें, आमाशय में प्रोटीन का होता है 70%। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पेप्सिन सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करते हैं, और रेनिन की बात करी जाए तो केसिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। केसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। ठीक है, फिर आते हैं आगे, यहाँ पे बचा हुआ 30% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आगे बढ़ता है, और ये भी सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर जब आगे बढ़ता है तो देखिए क्या होता है, आगे जो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है छोटी आंत का, यहाँ पे ना कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी आहार नाल फेल हो जाती है। लेकिन हमारे जो सहायक अंग है ना, जो डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो यहाँ पे वर्क करते हैं। उसमें से इधर राइट साइड जो होता है वो अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियास,
इसमें ये क्या करता है, ये एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो कि 30% यानी कि बचे हुए प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है। अब फैट का पाचन इतना आसान तो होता नहीं है, तो फैट के पाचन के लिए क्या करता है, लीवर बाइल जूस को सेक्रेट करता है। ठीक है, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। फिर जब आवश्यकता होती है तो ये एक पाइप के थ्रू यानी कि जो भी नली होती है उसके थ्रू आता है हमारी छोटी आंत में। फैट को सबसे पहले जल में घुलनशील बनाता है, उसके बाद फिर लाइपेज एंजाइम फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। फिर इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में और फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे जाके जो इसके इस तरीके से एक चीज़ और याद रखना, सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और ये छोटी आंत का ही आगे ये पार्ट है, नाम बेशक इसका छोटी आंत है लेकिन अगर लंबाई देखी जाए तो सबसे ज़्यादा छोटी आंत की है, बड़ी आंत छोटी है। ठीक है, तो छोटी बड़ी और बड़ी छोटी है। अब ये सारे जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुए आगे जाके यहाँ पे क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। तो भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है और पूरी तरीके से कंप्लीट देखा जाए ह्यूमन में डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट भी कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। और वाटर वगैरह जो है वो कहाँ, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। तो इस तरीके से ये था हमारा आज का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वीडियो, यानी कि मानव पाचन तंत्र से रिलेटेड वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बहुत सारे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।